गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट कर रखा है क्लास 11th में चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। कुछ प्रिपरेशंस हमने कल इसकी कर ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के बारे में। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए रजे व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या प्रोसेस है कि जब आप किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं और उसके अंदर जो भी केमिकल चेंज होते हैं, दैट मीन्स दैट आर इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेसेस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ सब्सटेंस टू अफेक्ट अ केमिकल चेंज। इसके अंदर क्या आता है, कोई भी एक केमिकल चेंज आता है। यहाँ आपको मैंने एक इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन शो की है जो आप आगे डिस्कस करेंगे। Only alkenes with even number of carbon atom can be formed। दो चार बातें एक बार आप इसकी देख लीजिए। Alkenes and CO2 are liberated at anode। जो आपका एल्केन बनेगा वो किसके ऊपर बनेगा, एनोड के ऊपर। और जो H2 लिबरेट होगी वो किसके ऊपर लिबरेट होगी, कैथोड के ऊपर। अब ये एनोड और कैथोड क्या चीजें, एक बार आप देख लीजिए। देखो यहाँ आपके पास क्या है, ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। जो यहाँ एक ये क्या है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जो आपकी बैटरी से कनेक्ट है। ऊपर यहाँ बैटरी से कनेक्ट है, ये बैटरी है। ये क्या है, कैथोड टर्मिनल है आपका ये, और ये इस साइड क्या है, एनोड टर्मिनल है। कैथोड जो होता है आपका वो नेगेटिव टर्मिनल होता है और एनोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये आपको पता है। इसके अंदर एक सॉल्यूशन है, ये है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन किस चीज का सॉल्यूशन है, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक्वस है, यानी इसके अंदर वाटर की मिक्सिंग है कुछ ना कुछ। देखिए आपकी यहाँ रिएक्शन स्टार्ट होती है, फर्स्ट रिएक्शन। लेट्स वी टेक फॉर एन इंस्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, RCOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, पता आपको। इसमें अपन ने लिया सोडियम सोल्ट, इसका नाम क्या हो गया, सोडियम एसीटेट। ठीक है, कंप्लीट का नाम क्या है, सोडियम एसीटेट। 2 मोल लिए हमने सोडियम एसीटेट के, वाटर के अंदर उनको मिक्स करवाया। आपको पता आपका एंड प्रोडक्ट क्या आना है, एल्केन्स यानी इथेन। यहाँ इथेन की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब जो बच चुका आपके पास, और इसके अंदर से क्या रिमूव कर दिया, CO2। ये देखो यहाँ से इसका रिमूवल हो चुका CO2 का, एंड NaOH का रिमूवल हो चुका, क्योंकि आपके पास कितने मोलिक्यूल थे, Na के 2 मोलिक्यूल थे। यहाँ किस चीज़ का रिमूवल हो चुका, NaOH का, प्लस H2 गैस लिबरेट हो चुकी। अब ये सारा प्रोसेस देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ है। आपको पता है नेगेटिव आयन किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, एनोड की तरफ, और पॉजिटिव आयन किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, कैथोड की तरफ। मैकेनिज्म देखो, जो आपका ये सोडियम एसीटेट था ये कैसे ब्रेक होगा, कुछ यूं ब्रेक होगा। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब जो ये नेगेटिव पार्ट है आपका यहाँ, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, एनोड की तरफ। ऑब्वियस बात है, मैंने अभी क्या बोला था आपको कि जो आपका नेगेटिव पार्ट होगा वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। एनोड पे देखो अब क्या रिएक्शन होगी, ये आपका लिबरेट हो गया। यहाँ से इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो आप क्या आ जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, एक, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के लास्ट शेल में, 6 होते हैं। अब कितने रह गए, 5, 1 2 3 4 5, गॉट इट। अब जो ये क्या होगा, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होने की कोशिश करेगा, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ था, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ऐसे ही थे। अब चूंकि दोनों तरफ के आपके पास कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई खास फर्क यहाँ पड़ेगा नहीं, तो क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ये रख लेंगे, 1 ये, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर एक एक्स्ट्रा इस कार्बन के पास। और जो ये कनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था इनने ये यहाँ आके क्या बना लिया, एक डबल बॉन्ड। यहाँ से तो आपका क्या हो चुका, CO2 लिबरेट हो चुका, डबल बॉन्ड हो गया ना, कंप्लीट CO2 लिबरेट हो गया। अब यहाँ देखो
जो आपका ये क्या था, फ्री रेडिकल, ये यहाँ आ चुका, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, मिथाइल के पास, और ये किस चीज़ की फॉर्मेशन हो चुकी, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन। ऐसी होती है ना फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन। फ्री रेडिकल यानी कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसके पास नहीं है। ये देखिए यहाँ आपके ये दो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो चुकी। 2CH3, आप इसको क्या बोलोगे, मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल दोनों मिलके क्या बना लेंगे, एक एल्केन की फॉर्मेशन कर लेंगे। और हमने क्या बात की थी स्टार्टिंग में ही, लास्ट स्लाइड में, कि जो एल्केन है वो किसके ऊपर बनेगा, एनोड के ऊपर। पता चल चुका यहाँ एनोड के ऊपर कैसे बना। दोबारा देखो एक बार, हुआ क्या कि आपने एक रिएक्शन, एक सोल्ट लिया, किसका, सोडियम एसीटेट लिया, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट लिया, यानी सोडियम एसीटेट लिया आपने। जैसे ही आप इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करोगे तो आपके पास एल्केन की फॉर्मेशन होगी, CO2 लिबरेट होगी, NaOH विद हाइड्रोजन का लिबरेशन होगा इसके अंदर। नेक्स्ट इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो जो आपका सोडियम एसीटेट है वो कैसे ब्रेक हो रहा है, CH3C डबल बॉन्ड OO, यहाँ नेगेटिव चार्ज कैरी आ गया ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब जो ये नेगेटिव चार्ज था यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो इसके पास, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 5, लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा एक इलेक्ट्रॉन ये अपने पास रख लेगा, एक अपने पास ये रख लेगा, इधर वाला कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑलरेडी फ्री पड़ा था पहले ही। जब वो जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन था और जो कार्बन के पास आया, इनने मिलकर क्या बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया, यहाँ से तो आपका CO2 का लिबरेशन हो चुका कंप्लीट। अब जो ये फ्री रेडिकल इसके ऊपर आया, मिथाइल के ऊपर, 2 मिथाइल फ्री रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे, एक एल्केन की फॉर्मेशन कर लेंगे। और अपन ने यही देखना था कि एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, एल्केन्स की फॉर्मेशन हो रही है। एनोड क्या है, पॉजिटिव है, और जो आपका सोडियम एसीटेट ब्रेक हुआ है उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होएगा, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होएगा। ये थी आपकी एल्केन्स की प्रिपरेशंस वाया कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इंपॉर्टेंट है, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। फर्स्टली आपको इसमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। फिर सोडियम सोल्ट लिया हमने, सोडियम सोल्ट का जो नेगेटिव पार्ट है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। और एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, और मिथाइल फ्री रेडिकल मिलके क्या बनाएंगे, एल्केन्स की फॉर्मेशन करेंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये अराइज होता है कि वाई मीथेन कांट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। आप मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते इस मेथड से। क्यों प्रिपेयर नहीं कर सकते, अभी आपने देखा कि 2 मिथाइल फ्री रेडिकल चाहिए एटलीस्ट आपको एक एल्केन की फॉर्मेशन करने के लिए, यानी इथेन की फॉर्मेशन करने के लिए आपको 2 फ्री रेडिकल चाहिए। लेकिन मिथेन में तो आपके पास ओनली 1 कार्बन है, तो आप इसकी प्रिपरेशन कैसे करोगे, बाय कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। सो इसकी प्रिपरेशन नहीं होगी किसकी, यानी मिथेन की प्रिपरेशन नहीं होगी कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से, क्योंकि कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथेन एंड हायर मेंबर्स। मिथेन हैविंग ओनली 1 कार्बन एटम, सो इट कांट बी प्रिपेयर थ्रू दिस मेथड। गॉट इट, ये इस मेथड से प्रिपेयर नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी फिजिकल स्टेट की। ये क्या होते हैं, कलरलेस, ओडरलेस, कलरलेस एंड ओडरलेस सब्सटेंस होते हैं। पोलैरिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर क्यों होते हैं, एल्केन्स के केस में क्या होता है रजे, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, ऑलमोस्ट सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने से पोलैरिटी का कोई खास डिफरेंस इसके अंदर आएगा नहीं। पोलैरिटी का अगर कोई खास डिफरेंस इसके अंदर नहीं आएगा तो क्या होंगे, ये दोनों नॉन पोलर इन नेचर होंगे। ये थी एल्केन्स की पोलैरिटी की बात। अगर मैं बात करूं, जैसे आपके पास बहुत सारे इथेन पड़े हैं, C2H6, C2H6, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल पड़े हैं, तो इनके बीच क्या होगा, वंडरवॉल फोर्सेस लगेंगे। और ये फोर्सेस कैसे होते हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। अब चूंकि ये वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं, इनके केस में मान लो ये मॉलिक्यूल एक आपके पास यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ, सारे इथेन के मॉलिक्यूल पड़े हैं। इथेन के मॉलिक्यूल पड़े हैं तो इनके बीच गैप है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर है, इनके बीच ज़्यादा गैप है। तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे।
और कौन से मेंबर एग्जिस्ट करेंगे, देखो यहाँ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन देम इज वंडरवॉल फोर्स ड्यू टू विच लोअर मेंबर मीथेन टू ब्यूटेन एग्जिस्ट एज गैसियस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। जो आपके मीथेन टू ब्यूटेन है ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आपके गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट मैं अगर मेंबर्स की बात करूं C5 यानी पेंटेन टू अप टू 17 आएगा राजे, यहाँ अप टू 17, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों भाई, अब ये लिक्विड फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करेंगे, अब देखो वहां क्या था, आपके पास 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल, 3 वाले, 4 वाले थे अप टू। लेकिन अगर आप यूं देखो C17 की बात करो, C17 के केस में एटलीस्ट इतने इतने कार्बन, सरफेस एरिया अगर एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो ऐसा होगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, कुछ ना कुछ पास पास होंगे। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप बस की सीट पे बैठते हैं, 2 पतले व्यक्ति बैठते हैं, उनके बीच गैप रहता है। थोड़े 2 हेल्दी व्यक्ति बैठते हैं तो वो थोड़ा चिपक के बैठते हैं, और हेल्दी व्यक्ति बैठते हैं तो वो और चिपक के बैठते हैं। ये कुछ ऐसा ही है, जैसे जैसे आपका कार्बन नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, इनके बीच गैप कम होगा, गैप कम होगा तो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, लिक्विड की फॉर्म में। आपको पता है लिक्विड की फॉर्म में क्या होता है, एरिया कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हायर एल्केन्स की। जो हायर एल्केन्स होते हैं राजे वो आपके सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये थी इनकी एग्जिस्टेंस की बात। पोलैरिटी की, फर्स्टली फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कैसी होती है, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। पोलैरिटी यानी नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई ज्यादा डिफरेंस होता नहीं, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। अगर मैं वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी एग्जिस्टेंस की बात करूँ तो फर्स्ट 4 मेंबर गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, नेक्स्ट 5 to 17 मेंबर जो है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एंड देन रेस्ट आर इन एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। ये था यहाँ तक इनकी एग्जिस्टेंस का कंसेप्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्केन के केस में, जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। जैसे मीथेन के केस में बॉइलिंग पॉइंट होता है 1 केल्विन पर डिग्री केल्विन, जो भी है। C2H6 के केस में होता है 184, C3H8 के केस में होता है 230। आप एक बार आपकी NCERT से इनको देख लीजिए। जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है एरिया बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ब्रांच्ड केस के अंदर, देखो यहाँ आपको हाईलाइट करके दी हैं चीजें। ब्रांच केस के अंदर क्या होगा कि राजे, विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग द सरफेस एरिया डिक्रीज। जो सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वंडरवॉल फोर्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, हेंस बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ब्रांचिंग के केस में ये अपोजिट होता है। देखो आपने 5 कार्बन को एक तो ऐसे अरेंज किया है पेंटेन के केस में, एक आपने 5 कार्बन को ऐसे अरेंज किया है, ठीक है, एक आपने 5 कार्बन को ऐसे अरेंज किया है अलग पैटर्न से। ये क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट साइक्लिक फॉर्म में आ जाता है, और जिससे सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इनका रिड्यूस हो जाता है। सरफेस एरिया रिड्यूस होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इस केस में रिड्यूस होगा। देखो यहाँ, बिकॉज ऑफ नॉन पोलर कैरेक्टर दे हैव अ लो बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम ड्यू टू इंक्रीज इन वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन अगर हम इनके आइसोमेरिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे पेंटेन की ही बात करते हैं, तो पेंटेन का स्ट्रेट चेन में बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा एज कंपेयर टू ब्रांच चेन, क्योंकि ब्रांच चेन के अंदर क्या हो चुका है राजे, वहां आपका सरफेस एरिया कम हो चुका है। सरफेस एरिया कम होने की वजह से वंडरवॉल फोर्सेस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। वंडरवॉल फोर्सेस डिक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट में होना तो ऐसे ही चाहिए कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट में हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, मोलिकुलर मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। मेल्टिंग पॉइंट के केस में इट इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन मास, ये अकेला मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बट ऑल्सो ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। सो एल्केन विद ओड नंबर ऑफ कार्बन
has a low melting point and alkane with even number of carbon atom have high melting point. ऐसा क्यों? क्योंकि जो आप इनकी लैटिस स्ट्रक्चर की जब आप बात करोगे तो ये पैकिंग कुछ मॉलिक्यूल्स की बहुत ज़्यादा स्टेबल पैकिंग होती है, सिमेट्रिकल पैकिंग होती है, इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कुछ की जो लैटिस पैकिंग होती है वो बहुत ही अनडिस्टर्ब तरीके से होती है, जिसको ब्रेक करना आसान होता है। ठीक है, इन दो चीज़ों का इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, किसके ऊपर? मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। जो आपका मेल्टिंग पॉइंट आएगा, because they have a symmetrical structure so they fit better in lattice due to this melting point is high. even के केस में इनकी symmetrical structure होती है, जो melting point है वो molecular mass as well as lattice arrangement के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, melting point। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी solubility की। आपको पता है solubility का केस कैसा होता है? like dissolve in likes, जो जैसा वो उसके अंदर ही घुलेगा, यानी पोलर डिजोल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर। मैंने आपको क्या बताया है, जो एल्केन्स हैं वो कैसे हैं? नॉन पोलर इन नेचर है। तो एक कैसे सॉल्वेंट्स के अंदर डिजोल्व होंगे? जो नॉन पोलर इन नेचर होंगे, लाइक एल्केन्स जो होंगे आपके डिजोल्व होंगे वो एल्कोहल्स के अंदर डिजोल्व होंगे, ईथर्स के अंदर डिजोल्व होंगे। ठीक है, ये सारे क्या है? नॉन पोलर इन नेचर है। अगर मैं वाटर की बात करूं, H2O की, H2O कैसा है आपका? ऑब्वियस पोलर है, क्योंकि यहाँ क्या है? ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये क्या है? पोलर सोलवेंट है। तो आपको एक इसका एग्जाम्पल बेटर पता भी होगा, जिस टाइम आप ऑयल को डिजोल्व करते हो, ऑयल क्या है आपका? एल्केन्स है, हाइड्रोकार्बन्स है। जैसे ही आप ऑयल को डिजोल्व करते हो वाटर के अंदर तो वो उसके सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है, कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता, एक अलग लेयर आपको दिखाई दे जाती है ऑयल की इन वाटर। तो यही रीजन है कि जो वाटर है वो पोलर इन नेचर है और जो एल्केन्स है वो क्या है? नॉन पोलर इन नेचर है। नेक्स्ट हम कंसेप्ट की बात करेंगे डेंसिटी। डेंसिटी देखो, जो इनकी डेंसिटी होती है, जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन एक स्टेज आने के बाद ये कांस्टेंट हो जाती है, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये कांस्टेंट हो जाती है डेंसिटी। लेकिन वहीं वाटर की डेंसिटी की बात करो तो वो कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर होती है, पर सेंटीमीटर क्यूब होती है डेंसिटी वाटर की। तो यही रीजन है कि जो ऑयल हैं वो आपके डिजोल्व नहीं होते वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या है? हायर है एज कंपेयर टू ऑयल्स। ये था इनका डेंसिटी का कंसेप्ट। इट इंक्रीज विद इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम, लेकिन एक स्टेज पर आने के बाद ये क्या हो जाती है? कॉन्स्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम कन्फर्मेशंस। कन्फर्मेशंस आपको पता है एल्केन के केस में क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड यानी फ्री रोटेशन। आप आसानी से उसको रोटेट कर सकते हैं। जितने आप रोटेशन दोगे उतनी उसकी स्ट्रक्चर चेंज होंगी। जो ये स्ट्रक्चर चेंज होती हैं आप इनको क्या बोलते हो? रोटामर्स, कॉन्फॉर्मर्स या फिर कॉन्फॉर्मेशंस। ये थी आपकी कॉन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन। एल्केन्स हैव कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड एंड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज अलाउ। ये आसानी से फ्री रोटेशन होएगा। दिस रोटेशन रिजल्ट इन डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट्स। अगर आप देखो यहाँ आपके हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कार्बन, आप इसको थोड़ा और रोटेट करोगे एक एक्सटेंट तक तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे। थोड़ा और एक्सटेंट तक रोटेट करोगे तो ये यहाँ। ऐसे क्या होती है? इनकी अरेंजमेंट्स चेंज होती रहती है और ये सारे के सारे क्या है? इन स्ट्रक्चर्स को आप क्या कहोगे? रोटामर्स कहोगे। ठीक है, ये क्या होंगी? सारी की सारी रोटामर्स या फिर कॉन्फॉर्मर्स होंगी। नेक्स्ट है कॉन्फॉर्मेशंस के टाइप्स। फर्स्टली ये है सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। देखो आपने एक इथेन के केस की बात करते हैं। इस अरेंजमेंट को अगर आप एक के पीछे एक कार्बन, देखो इस हाइड्रोजन के पीछे बिल्कुल ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पीछे ये वाला हाइड्रोजन, इसके पीछे ये, अगर ये तरीके की अरेंजमेंट है, इसको 3D में ज़ूम करने की कोशिश करो कि एक कार्बन के पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बिल्कुल पीछे फर्स्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे
फर्स्ट वाले हाइड्रोजन के पीछे सेकंड, सेकंड वाले के थर्ड, थर्ड वाले के, ठीक है। अगर ऐसी पोजीशन है तो आप इसको बोलोगे एक्लिप्स पोजीशन, ठीक है। ये क्या होगी, एक्लिप्स कन्फर्मेशन होगी। आपने भी वर्ड सुने होंगे, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, क्या होते हैं, एक दूसरे को कवर करते हैं तभी वो लगते हैं। ऐसे ही ये स्ट्रक्चर एक्लिप्स स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या है कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के पीछे, ये वाला इसके बिल्कुल पीछे, और ये वाला इसके बिल्कुल पीछे, एंड ये इसके पीछे। ये है आपकी एक्लिप्स स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है ये स्टैगर्ड स्ट्रक्चर। स्टैगर्ड स्ट्रक्चर क्या है, अगर ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ, ये पीछे की तरफ है तो ये आगे की तरफ, ये पीछे है तो ये आगे की तरफ, ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। ये थी इसकी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। अब दोनों ही कन्फर्मेशन का न्यूमैन प्रोजेक्शन, ताकि आपको 2D में समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो एक्लिप्स स्ट्रक्चर हमने कुछ ऐसे ही शो की थी, एक हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन, इसके पीछे ये वाला, इसके पीछे ये वाला। स्टैगर्ड में क्या था राजे, कि सारे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में थे। ऐसे ही था, अगर एक ऊपर था तो दूसरा नीचे की तरफ, एक आगे की तरफ था तो दूसरा पीछे की तरफ था। इसके केस में ऐसा ही है, स्टैगर्ड के केस में ये आपको 2D अरेंजमेंट यहाँ शो की गई है। अब यहाँ देखो इनके बीच गैप बिल्कुल कम है एज कंपेयर टू दिस। यहाँ क्या होगा, वीक वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आसानी से हो जाएगा। वीक वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, अगर हाँ एक चीज और पहले ये देखो, अब जो भी इनके बीच में कन्फर्मेशन, जैसे यहाँ से यहाँ तक इस स्टेज तक आते हुए जो भी इंटरमीडिएट स्टेज बीच में आई, पहले ये हाइड्रोजन यहाँ आया होगा, फिर यहाँ आया होगा, देन ये यहाँ आया है। ऐसे ही इस केस में अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से चला है, देखो ये यहीं से चला, अगर वो वहां तक पहुंचा, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, जो ये बीच में इंटरमीडिएट स्टेज बनी आपकी, इंटरमीडिएट कन्फर्मेशन बिटवीन एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड आर नोन एज स्क्यू कन्फर्मेशन। आप इनको क्या बोलोगे, स्क्यू कन्फर्मेशन बोलोगे। जो इंटरमीडिएट कन्फर्मेशन होती है बिटवीन एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, दैट आर स्क्यू कन्फर्मेशन, ठीक है। अब एक्लिप्स के केस में देखो, एक्लिप्स फॉर्म इज लीस्ट स्टेबल बट स्टैगर्ड फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल स्टेट। ये क्यों, ऐसा क्यों कहा गया कि एक्लिप्स है जो वो लीस्ट स्टेबल है? क्यों? एक्लिप्स के केस में क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, लो होगी। ये मैंने पहले ही बताया, अगर किसी चीज की एनर्जी ज्यादा होती है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। एनर्जी जैसे जैसे कम होती रहती है स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ती रहती है। या आपको एक बच्चे का एग्जाम्पल देके भी समझाया था कि क्या होता है, कोई छोटा बच्चा है, जिस टाइम उसकी एनर्जी ज्यादा है तो वो पूरे घर में उछल कूद करता हुआ चलता है, तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, वो बैठता नहीं। जैसे ही उसकी एनर्जी लो हुई वो आराम से थक के बैठ जाता है, वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ऐसे ही एक्लिप्स के केस में क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, एनर्जी ज्यादा लगेगी तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगी। यह आपको दोनों की एनर्जी कंपेयर करके बताइए। एक्लिप्स फॉर्म इज लीस्ट स्टेबल बट स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल ड्यू टू ग्रेटर डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्ड पेयर और लेजर टोरिजनल स्ट्रेन। ये था आपका कन्फर्मेशन का कॉन्सेप्ट। ये सॉहर्स प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको, जो आप 3D में अज्यूम करके बना सकते हैं। इसको आप न्यूमैन प्रोजेक्शन बोलते हैं, जो आप 2D में आसानी से समझ सकते हैं। कन्फर्मेशन क्लियर है आपके लिए? फ्री सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन से जो भी अरेंजमेंट्स चेंज होती हैं स्पेस के अंदर, स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम इन स्पेस विच कैन चेंज इनटू वन अनदर, सच स्पेशल अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड कन्फॉर्मेशंस, कॉन्फॉर्मर्स और रोटामर्स। आज हमने डिस्कस किया कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, उसके बाद हमने डिस्कस किया सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट, एग्जिस्टेंस, कैसे लिक्विड में एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड, गैसियस, देन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी और डेंसिटी का कंसेप्ट। वाई अब आप आसानी से बता सकते हैं कि क्यों जो है ऑयल फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर, क्योंकि ऑयल्स का नेचर कैसा होता है, नॉन पोलर इन नेचर होता है, जो वाटर होता है वो कैसा होता है, पोलर इन नेचर होता है, और जो डेंसिटी होती है वाटर की वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑयल्स। बहुत ज़्यादा तो नहीं होती लेकिन हम कह सकते हैं कि ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कन्फर्मेशन का। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे, जो आपकी क्लास होगी नेक्स्ट, उसमें हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, एल्केन्स की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।